बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज मैंने प्रेजेंटेशन शेयर किया आप लोगों से, एनर्जी एंड एंजाइम्स, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। बेसिकली टॉपिक जो मेन है वो है एंजाइम्स का। एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है, एंजाइम्स कैसे वर्क करते हैं, और उनके जो भी होगा कि कौन कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं जहाँ पे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। तो उससे पहले ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, कुछ टर्म्स हैं इसमें इम्पोर्टेंट, ये आपने याद करनी है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले तो बायो एनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली दीज आर द branches of science, you can say, that the quantitative study of energy transformations that occur in living cells and of the nature and function of the chemical processes underlying these transformations। मीन्स के लिविंग सेल्स में, वो भले प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनमें जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे खुराक बनती है, ब्रेक डाउन होती है, तो इन सारे प्रोसेसेस की स्टडी को बायो एनर्जेटिक्स हम कहते हैं। तो एनर्जी होती क्या चीज़ है? बेसिकली इट इज़ द ability to do work, bring about change, develop, grow and reproduce। तो ये आप पहले से पढ़ते आए हैं कि डिफरेंट टाइप्स हैं एनर्जी की। जैसे काइनेटिक एनर्जी है, जैसे जो एनर्जी ऑफ मोशन है, मैकेनिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है, और केमिकल एनर्जी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती है। तो देयर आर सम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हैं। एक तो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, but it can be changed from one form to another form। मीन्स आप चेंज तो कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे लकड़ियाँ जला के आप हरारत पैदा कर सकते हैं, हीट ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लकड़ी जलाएं और हरारत पैदा ना हो या डिस्ट्रॉय हो जाए, मुमकिन नहीं है। और दूसरा कानून जो है थर्मोडायनामिक्स का, ये एनर्जी कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर विदाउट ए लॉस ऑफ यूजेबल एनर्जी। सो मीन्स देयर इज ऑलवेज लॉस, कि कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से। इस चीज को हम कहते हैं एंट्रोपी। दैट्स द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, कि जितनी जो अमाउंट डिसऑर्डर की है या रैंडमनेस है या लॉस की है, वो एंट्रोपी कहलाती है। So every process in cells increases total entropy, making less energy available to do work in the future। सेल्स में जितने प्रोसेस चल रहे होते हैं सारे मेटाबॉलिज्म के, तो उनमें लॉस हो रहा होता है एनर्जी का। मीन जो भी हम मूवमेंट करते हैं या बोलते हैं या प्रोसेस होता है या प्लांट्स में इवन होता है, तो एनर्जी यूज होती रहती है। अब अगर ये लॉस ना हो तो हमें दोबारा बार बार एनर्जी लेने की जरूरत ना पड़े, कि एक दफा एनर्जी मिली है तो वही एनफ हो, ऐसा नहीं होता। Eventually all usable forms of energy become heat। Heat cannot be converted to any other form of energy। So next, so what is metabolic reaction? सिंपल एक मिसाल है कि A प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। इसमें A और B रिएक्टेंट्स हैं, और जो ए बी है वो प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट्स वो हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, प्रोडक्ट्स वो है जो उसके चीज बनती है रिएक्शन के रिजल्ट में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इंक्रीजेस टोटल एंट्रोपी। मींस अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो जो फौरी हो, जिस रैपिड रिएक्शंस, उनमें ज्यादा लॉस होता है एनर्जी का। अच्छा, फ्री एनर्जी मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टिल फ्री आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कि एक रिएक्शन हो जाने के बाद भी अगर कोई एनर्जी बचती है तो उसको कहते हैं फ्री एनर्जी। So there are different types of reactions, exergonic and endergonic। Exergonic reactions वो हैं जिसमें product has less free energy than reactants। ये फर्स्ट वाली, इधर अगर आप देखें exergonic reactions में ये वाला, कि reactants में एनर्जी ज्यादा थी और products में एनर्जी कम है। So amount of energy released is higher, while in endergonic reactions the product has more free energy
देन रिएक्शन। सो रिएक्टेंट्स में एनर्जी कम है, प्रोडक्ट में एनर्जी ज्यादा है। तो ये कैसे हो सकता है मुमकिन? ये पॉसिबल नहीं है विदाउट इनपुट ऑफ एनर्जी, कि जब तक हम एडिशनल इनपुट नहीं देंगे प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा नहीं होगी। सो देयर इज टर्म एक्टिवेशन एनर्जी, कि एनर्जी की वो मिकदार जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए। यहाँ आप देखें, इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, तो बिना एंजाइम के या बिना एक्स्ट्रा एनर्जी के आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो विद एंजाइम आप आराम से उसको मूव कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम दिस स्लाइड। तो हम उसमें बात कर रहे थे कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का किरदार ये है कि दे लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स उस एनर्जी की मिकदार को कम करते हैं जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। अच्छा, जो सेल्स हैं या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, उनमें एनर्जी होती किस फॉर्म में है? बेसिकली इट इज इन द फॉर्म ऑफ ATPs, adenosine triphosphate. So you see there is one molecule of adenine, three molecules of phosphate group. This is adenine and this is blue is ribose sugar. So one adenine, ribose and three molecules of phosphate groups. So ATP is a carrier of energy. It is common energy currency. It can be used in many different types of reactions, and it is constantly being made from ATP and phosphate. यहाँ आप देखेंगे तो सेल्स में बहुत सारे रिएक्शंस हैं कि एडीपी से एटीपी बनती भी है, और एटीपी जब ब्रेक डाउन होती है तो एडीपी भी बनती है। तो यहाँ ये एग्जांपल भी है एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक रिएक्शंस की। अगर आपको याद हो, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो थे जिसमें प्रोडक्ट बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है, और एंडरगोनिक वो हैं जहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है एडिशनल। Coupled reaction. When the energy released from an exergonic reaction is used to drive an endergonic reaction. कि जब एक रिएक्शन की एनर्जी दूसरे रिएक्शन को चलाने के लिए यूज हो रही हो। अच्छा, कैटलिस्ट क्या होता है? ये कैटलिस्ट इज अ केमिकल दैट स्पीड्स अप द रिएक्शंस but is not used up in the reaction. It lowers the activation energy needed to start a reaction, and it is not used up during the reaction is unchanged after a reaction. बेसिकली ये एंजाइम ही है। हम कैटलिस्ट कहते हैं कि केमिकल, ये सेल्स के बाहर भी जो रिएक्शन होते हैं तो उसमें हम वर्ड यूज करते हैं कैटलिस्ट। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, यहाँ पे आ गया कि एंजाइम्स एक्ट एज कैटलिस्ट, कि जो एंजाइम्स हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, वो बॉडी में पाए जाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। तो इनका खास क्लासिफिकेशन है, इनका नाम पे एज आता है, एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। तो यहाँ अगेन आप देखेंगे कि एंजाइम के साथ जो है रिएक्शन, उसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू विदाउट एंजाइम। एंजाइम्स काम कैसे करते हैं? ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक शेप एंड साइज। यहाँ आप देखें, एक एक्टिव साइट होती है, एक बाइंडिंग साइट होती है, और जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, और एट द लास्ट एंजाइम एज सच रह जाता है, जबकि एंड प्रोडक्ट्स वो रिलीज हो जाते हैं। ये सारा इसमें वही प्रोसेस लिखा। अच्छा, कोफैक्टर्स या कोएंजाइम्स क्या होते हैं? These are some additional molecules which are required to carry out the process. So cofactor हम कहते हैं, these are the inorganic ions or organic molecules that serve an enzyme helpers. And coenzymes, these are the organic molecules that function as cofactor. Maybe certain amino acids, nitrogenous bases and vitamins. ये हम डिफरेंट रिएक्शंस जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको ये क्लियर होगा कि आयरन एज जस्ट अगर यूज हो रहा है तो हम कहते हैं दैट इज कोफैक्टर। अच्छा, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, जैसे NAD होता है, समटाइम्स NADH होता है, तो वो हम कहते हैं दैट इज कोएंजाइम। बेसिकली वो भी कोफैक्टर ही है,
बट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो उसको हम कोएंजाइम बोलते हैं। ये एक मिसाल है कि ये एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ये क्या करता है, अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव करता है, डिहाइड्रोजिनेशन करता है, और वो जो हाइड्रोजन रिमूव होता है बेसिकली दैट अटैच विद NAD। तो NAD इज एक्टिंग एज कोफैक्टर, ये एंजाइम के साथ अटैच हुआ अल्कोहल प्लस NAD, तो लास्ट में NADH बन गया और एसिटाइल ग्रुप रिलीज हो गया। तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट एंजाइम स्पीड। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कि एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़े, बट व्हेन ऑल एक्टिव साइट्स आर फिल्ड मैक्सिमम रेट कैन नॉट इंक्रीज एनी मोर। मीन्स एंजाइम बढ़ाते सबस्ट्रेट बढ़ता जाएगा तो एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जब एंजाइम की जगह फिल हो जाए तो और ज्यादा रिएक्शन नहीं हो सकता स्पीड अप। तो टेम्परेचर एंड पीएच, हर एंजाइम की एक खास रिक्वायरमेंट होती है टेम्परेचर की और पीएच की। ऑप्टिमम रेंजेस चाहिए, उससे कम ज़्यादा हो तो एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। एंजाइम की कंसंट्रेशन also affect definitely. If there are too many enzymes present, they can get in the way. Only certain enzymes work for certain substrates. Enzyme inhibition, ये बहुत important है. So there are many things which prevent enzymes from combining with its substrate. For example, poisons, वो enzyme को inhibit करते हैं काम से, तो ये भी इफेक्ट करना। अच्छा, ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये अभी आप रहने दें, इसको हम